चैप्टर्स 565, 566, 567, 568, चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 565। हर किसी के अपने इरादे। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में जो अचानक बदलाव आया था वो सेक्रेड पैलेस में मौजूद हर एक के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। अनगिनत लोग चिंता में, डर में और लाचारी में डूबे हुए थे। खुशकिस्मती से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के पहले फ्लोर के गिरने के कुछ ही देर बाद हालात संभाल गए। वो रोशनी अब कम नहीं हो रही थी, बल्कि उल्टा फिर से बढ़ने लगी थी। शायद उस उकसाया गया था, इसलिए इस रोशनी के बढ़ने की स्पीड पहले से थोड़ी ज्यादा तेज थी। कुछ दिनों बाद पानी की तरह गाड़ी वो रोशनी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर फिर से जम गई। जब वो पूरी तरह से बन गया तो हे लूलन और बाकी लोग बेचैनी से तुरंत अंदर घुस गए। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में उनका दाखिला बिना किसी परेशानी के हो गया। इससे ही लूलन ने बड़ी राहत की सांस ली और वो धीरे धीरे शांत हो गया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उस अपनी मां का बदला लेने के लिए एक गू इमॉर्टल बनना ही था। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक ग्रेट स्ट्रेंथ ट्रू मार्शल फिजिक का मालिक होने के नाते उसकी इमॉर्टल बनने की आखिरी उम्मीद 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से स्ट्रेंथ पाथ का इमॉर्टल गू हासिल करना था। ये बात लेस देन ग्रेटर देन में लिखी हुई थी। इंसानों को जीने के लिए ताकत या अकाल के बिना भी काम चल जाता है, लेकिन वो उम्मीद नहीं खो सकते। हे लूलन को अपनी जान बचाने की उम्मीद फिर से मिल गई थी। उसका मूड धीरे धीरे बेहतर होने लगा और उसने अगले 100 राउंड्स को पार करने की प्लानिंग शुरू कर दी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का पहला फ्लोर नए सिरे से बना था, इसलिए सारे चेक पॉइंट्स रीसेट हो गए थे, जिससे ही लूलन की पिछली सारी मेहनत धुएं में मिल गई। उस सब कुछ फिर से पार करना था। हे पेई और दूसरे एल्डर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज थी। ये तो हद से ज्यादा दुख के बाद मिली खुशी है। राउंड्स को फिर से पार करने से हमें और भी ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। शायद ये हमारे पूर्वज इमॉर्टल वेनरेबल का एक छोटा सा मजाक था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के हर फ्लो में 100 राउंड्स हैं और आखिरी राउंड्स में मुश्किल तेजी से बढ़ती है। अगर हिस्ट्री देखें तो बहुत कम इंपीरियल कोर्ट के विजेता हर राउंड को पार कर पाए हैं। हमें आखिरी राउंड पार करने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब तक हम पहले के राउंड्स को पार करने में अपनी पूरी कोशिश करते रहेंगे, हमारे ट्राइब की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। एल्डर्स खुशी से भरे हुए थे, लेकिन ही लूलन के लिए ये बुरी खबर थी। उसके पास 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू हासिल करने के सिर्फ 2 तरीके थे। पहला था एक हाई ग्रेड इवैल्यूएशन पाना और ट्रेजर रूम में दाखिल होना, फिर अपने खून की पहचान का इस्तेमाल करके अंदर से इमॉर्टल गू एक्सचेंज करना। दूसरा था हर फ्लो के आखिरी राउंड को पार करना, जिससे यूज एक इमॉर्टल गू हासिल करने का मौका मिल सकता था। हे लूलन के लिए पहले तरीके में यूज एक्सचेंज करने के लिए उतनी ही कीमती चीज देनी पड़ती, इसलिए वो प्रैक्टिकल नहीं था। सफलता की एकमात्र संभावना दूसरे तरीके में थी। आखिरी कुछ राउंड्स को पार करना बहुत मुश्किल होने वाला था। राउंड्स अब रीसेट हो चुके थे, उन्हें ये राउंड्स फिर से पार करने पड़ेंगे, जिससे बिलाशुबा उसका कीमती वक्त बर्बाद होगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। एक बार उनका वक्त खत्म हो गया तो उन्हें इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड से बाहर भेजे दिया जाएगा। अगर इससे पहले वो स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल गू नहीं ले पाया तो हे लूलन न सिर्फ बदला नहीं ले पाएगा, बल्कि उस अपनी मौत का भी सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से ही लूलन ने दूसरों की मर्जी के खिलाफ अपने फैसले पर अडिग रहा और दूसरे ट्राइब्स के गू मास्टर्स को भारती करना शुरू कर दिया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को पूरी तरह से खोल दिया। हर कोई बिना किसी चार्ज के आराम से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में आ जा सकता था। हे ट्राइब के एल्डर्स के अलावा सेक्रेड पैलेस में हर कोई खुशी से झूम रहा था। ही लूलन का दिल बहुत बड़ा है। उसने वो काम किया है जो आज तक इंपीरियल कोर्ट के किसी लॉर्ड ने नहीं किया। मैं, ये लुई संग, उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूं। ये लुई संग 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में घुसने वाला पहला शख्स था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो ये लुई ट्राइब का मौजूदा ट्राइब लीडर था और पिछले इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट को जीतने का एक पॉपुलर कैंडिडेट था। ट्राइब के गू इमॉर्टल्स ने यूज बहुत सपोर्ट किया था, यहां तक कि यूज एक फायर पाथ इमॉर्टल गू उधार देने में भी कोई कमी नहीं राखी। लेकिन वो आखिर में हार गया और फायर पाथ इमॉर्टल गू को बचाने के लिए उसके पास ही लूलन का साथ देने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार वो जीत गए और इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में दाखिल होने में सफल रहे, लेकिन एक सुपर फोर्स होने के नाते उस लगा कि ही ट्राइब के नीचे काम करना एक बेइज्जती है। यूज यकीन था कि जब वो ट्राइब में वापस जाएगा तो उसके साथ ठंडा बर्ताव किया जाएगा, उस छोड़ दिया जाएगा और शायद सजा भी मिलेगी। अगर मेन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में अच्छा खासा हासिल कर लूं तो मैं पहले की गलतियों की भरपाई कर सकता हूं और शान से ट्राइब में वापस जा सकता हूं। ये लुई संग के जज्बात उफान पर थे। चैंग शानयेन, जाइडा उडमत।
जब तक तू इमोर्टल नहीं बन जाता मेरे पास चांस है। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग मेरी बुलंदी का बुनियादी पत्थर है। चैंग बियाओ की ईद में ठंडक थी। वो भी टावर में घुसने वाले एक्सपर्ट्स के पहले बैच में से था। वो अकेला नहीं चल रहा था और उसके साथ एक साथी भी था। यह सोल ब्लेड जनरल पैन पिंग था। पहले जिंगजियो पहाड़ की चोटी पर पैन पिंग का मौका फैंग युआन ने सरेआम छीन लिया था, जिससे उसके दिल में बहुत गुस्सा भर गया था। चैंग बियाओ को इस सिचुएशन के बारे में पता चला और वो जानबूझकर पैन पिंग के पास गया। दोनों की खूब जमी और वो पार्टनर्स बन गए। जाओ जाओ, मेरा रास्ता साफ करने के लिए आगे बढ़ो। अपनी जानों का इस्तेमाल करके मेरा रास्ता चौड़ा करो। हे लू लैन ने अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए सोचा, अपने ओनर टोकन का इस्तेमाल करते हुए शांति से लोगों की भारी भीड़ को टावर में घुसते हुए देखा। जब लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम हो गई, तब ताई बाई यूनशेंग अपने सादे और बुजुर्ग लुक, लंबे और मजबूत जिस्म, सफेद चोगे में लिप्त सेक्रेट पैलेस के टॉप फ्लोर पर प्रकट हुआ। ताई बाई बुजुर्ग, ही लू लैन ने यूं सलाम किया। लॉर्ड ट्राइब लीडर का हौसला कमाल का है, मैं तो बस देखता ही रह गया। ताई बाई यूनशेंग ने तारीफ करते हुए कहा। उसका अंदाज शालीन और आराम वाला था, क्योंकि अब हर कोई आराम से अंदर बाहर जा सकता था। अन पर कोटा की कोई पाबंदी नहीं थी। वो भी तुरंत टावर में घुसने के लिए उत्सुक नहीं था, क्योंकि जिन राउंड्स में लाइफ स्पैन गू रिवॉर्ड के तौर पर मिल सकता था, वो जरूर आखिरी राउंड्स होंगे। दोनों ने कुछ बातें की और फिर ताई बाई यूनशेंग टावर में चला गया। एकता में ही शक्ति है, हे लूलन अपने दिमाग में अभिभूत महसूस कर रहा था। ओनर टोकन से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ कुछ ही देर में गू मास्टर्स की भारी तादाद की वजह से उन्होंने लगातार पहले 30 राउंड्स पार कर लिए थे। लेकिन 40वें राउंड और उसके आगे सिर्फ गिनती काम नहीं आएगी। अन राउंड्स को पार करने के लिए खास गू मास्टर एक्सपर्ट्स की जरूरत थी। पैन पिंग, चैंग बियाओ, ये लुई संग और ताई बाई यूनशेंग ने एक के बाद एक अपनी चालें चली और वो 53वें 53rd राउंड तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन यहां उनकी रफ्तार रुक गई। उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा। इस राउंड को पार करने के लिए उन्हें एक एन्स्लेवमेंट पाथ मास्टर की जरूरत थी। लगता है इस राउंड को पार करने के लिए हमें वुल्फ किंग की हाई मदद लेनी पड़ेगी। ताई बाई यूनशेंग ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाते हुए बुदबुदाया। इस इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में फैंग युआन की परफॉर्मेंस ने सब पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी थी। नॉर्दर्न प्लेन्स की इस पीढ़ी के नंबर 1 एन्स्लेवमेंट पाथ गू मास्टर का शानदार खिताब यूज पहले ही दे दिया गया था। इसलिए जब उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ा, तो सबके दिमाग में सबसे पहले फैंग युआन का नाम आया। अजीब बात है, मुझे चांग शन यिन क्यों नहीं दिख रहा? ये लुई संग ने अपने आसपास देखा, लेकिन उस चांग शन यिन नहीं मिला। वुल्फ किंग पिछले कुछ दिनों से अपने भेड़ियों को शिकार के लिए बाहर ले जा रहा है। जल्द ही किसी ने जवाब दिया, चांग शन यिन वाकई एक असाधारण व्यक्ति है। हम आराम से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में आ जा सकते हैं, लेकिन उसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। भीड़ में से आह और तारीफ की आवाजें सुनाई दे सकती थी। पैन पिंग ने नाक सिकोड़ते हुए एक उदास लहजे में कहा, दोस्तों, कृपया ये मत भूलिए कि हमारे लॉर्ड वुल्फ किंग पहले ही टावर में जा चुके हैं। एक विश्वसनीय सोर्स के मुताबिक उन्होंने हाई ग्रेड एवैल्यूएशन के साथ पार किया था। टावर से निकलने के बाद वो तुरंत क्लोज डोर कल्टिवेशन में चले गए और उन्होंने ट्राइब लीडर हे लूलन के कई इन्विटेशंस भी ठुकरा दिए। यहां मौजूद भीड़ उसके और फैंग युआन के बीच के झगड़े के बारे में जानती थी, और क्योंकि कोई भी इस उभरते हुए सोल ब्लेड जनरल से पंगा नहीं लेना चाहता था, फैंग युआन के लिए तारीफें तुरंत बैंड हो गईं। सब एक पाल के लिए खामोश हो गए। कई गू मास्टर एक्सपर्ट्स के चेहरे पर भी हल्का सा बदलाव आया और उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखाई दी। पैन पिंग का फैंग युआन के बारे में ये बताने का कि उसने पहले ही एक बड़ा फायदा उठा लिया है, एक नापक इरादा था, जिससे हर कोई अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ा सके कि वो रिवॉर्ड क्या था, और इस तरह वो उनके दिलों में जलन पैदा करने में सफल रहा। अगर यह उस वक्त से पहले होता जब इन लोगों को 88 ट्रू यांग बिल्डिंग द्वारा दिए जाने वाले बड़े फायदों का कोई अनुभव नहीं था, तो शायद थोड़ा बेहतर होता। लेकिन अब जब उन्होंने राउंड्स पार करते हुए इसका अनुभव कर लिया था, तो उनके दिलों की गहराइयों में ईर्ष्या की आग भड़क उठी थी। उसी पाल एक नौजवान गू मास्टर की आवाज ने खामोशी तोड़ी, जब 88 ट्रू यांग बिल्डिंग सबके लिए खुली है, तो हर कोई फायदा उठा सकता है। लॉर्ड फादर जो फायदा उठा पाए, वो उनकी अपनी काबिलियत की वजह से था। भीड़ की निगाहें तेजी से यूएस तरफ मुदिन और उन्होंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि चांग शन यिन का अपना बेटा था, चांग जीयू। तुरंत पैन पिंग का चेहरा सख्त हो गया और उसने चांग जीयू को गुस्से से घूरा। हालांकि चांग जीयू पैन पिंग से थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसका दिल अपने पिता के लिए श्रद्धा से भरा हुआ था, इसलिए वो पीछे नहीं हटा और उल्टा पैन पिंग की घूर का जवाब अपनी गुस्से भरी निगाहों से दिया।
पैन पिंग के दिमाग में मारने का इरादा उभार रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चांग जी यू, एक जूनियर यूस इस तरह से लाजवाब कर देगा। इस वक्त सबसे उलझे हुए जज्बात वाला इंसान चांग बियाओ था। वो चांग जियो का सगा बाप था, लेकिन अभी उस अपने ही बेटे को अपने सबसे बड़े दुश्मन का बचाव करते हुए देखना पड़ रहा था। उसके दिल में शिकायत और नफरत लगातार उबल रही थी। कैंस ताई बाई यून शेंग ने तनाव कम करने के लिए खड़ा होते हुए कहा, दोस्तों, चलो इस राउंड पर ध्यान देते हैं। इस मोड़ पर हम सिर्फ लॉर्ड वुल्फ किंग से मदद मांग सकते हैं। हमारे बीच ताई बाई बुजुर्ग की सबसे ज्यादा इज्जत है। जब तक आप खुद एक पत्र भेजेंगे, वुल्फ किंग जरूर रिक्वेस्ट मान लेंगे। गू मास्टर्स एक के बाद एक बोलने लगे, लेकिन चांग बियाओ और पन पिंग ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल चिंता से भरे हुए थे। अगर वुल्फ किंग आया तो वो इस राउंड को जरूर पार कर लेगा, लेकिन इससे राउंड पार करने से मिलने वाले रिवॉर्ड्स की तो बात ही छोड़ो, उसकी शोहरत और भी बढ़ जाएगी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसे ये दोनों नहीं देखना चाहते थे। पैन पिंग कुछ बोलना चाहता था लेकिन हिचकिचा गया। उसके मन में इसे रोकने का ख्याल था, लेकिन ताई बाई यून शेंग को बीच में टोकने और उस पीछे हटने पर मजबूर करने का मौका पाना आसान नहीं था। अगर चांग जी यू ने यहां फिर से दखल दिया तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। चांग बियाओ चुपके से पन पिंग के चेहरे के भाव देख रहा था और उसने देखा कि पन पिंग ने कई बार अपना मुंह खोला लेकिन आखिर में कुछ बोल नहीं पाया। उसने मन ही मन पैन पिंग को डरपोक कहा, फिर आसपास देखा और भीड़ में अपने एक आदमी को इशारा किया। उस आदमी ने तुरंत इशारा समझ लिया और चिल्लाया, मेरी राय में लॉर्ड वुल्फ किंग जरूरी कामों में उलझे हुए हैं, उन्हें बुलाना शायद आसान नहीं होगा। क्यों ना हम इसके बजाय लॉर्ड टैंग मियाओमिंग से रिक्वेस्ट करें? उनकी इंस्लेवमेंट पाथ की काबिलियत मास्टर रेल्म के बहुत करीब है। ताई बाई यून शेंग के विचार हिले बिना नहीं रह सके। उसका फैन युआन से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन वो उसके घमंड के बारे में अच्छे से जानता था। माना किए जाने से शर्मिंदा होने का रिस्क लेने के बजाय ये सच में बेहतर हो सकता है कि पहले टैंग मियाओमिंग को ट्री करने दिया जाए। फाड़ फाड़ फाड़। खुशहाल स्नो बैट्स के झुंड जैसे नदियां समुंदर में मिलती हैं, हर तरफ से दीक्यू गुफा की तरफ उड़ रहे थे। अजीब खुशबू सोली तक फैल चुकी थी। इसी तेज खुशबू ने खुशहाल स्नो बैट्स के झुंडों को आकर्षित किया था। इस स्टेज पर गू रिफाइनमेंट अपने अंजाम के करीब था। ये तो जानवरों की जिंदगी को कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करना है। ये एक कमाल का तरीका है जो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के काम करने के तरीके से मिलता जुलता है। बस 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के मामले में छोटे टावर्स जंगली गू को अपनी ताकत जोड़ने के लिए कुर्बान करते हैं। जब उसने खुद इसे अमल में लाया तो फैंग युआन को इस गू रिफाइनमेंट की और भी गहरी समझ हासिल हुई। अजीब खुशबू धीरे धीरे गायब हो गई और उसके लालच के बिना बचे हुए कुछ खुशहाल स्नो बैट्स भी तरतीबी से उड़ गए। ये खत्म होने वाला है। फैंग युआन की सांसें तेज हो गईं और उसकी निगाहें गुफा पर टिकी हुई थीं। वो अपने उत्साहित एक्सप्रेशन को छुपा नहीं पा रहा था। चैप्टर 566 वाटर पवेलियन राज का खुलासा। इस मोड़ पर फैंग युआन हैरान था। ये रहस्यमयी गू इमॉर्टल जिसने दी क्यू इनहेरिटेंस बनाया था, वो रिफाइनमेंट के मामले में यकीनन एक ग्रैंड मास्टर था। पूरा प्रोसेस 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की स्वर्गीय शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। ये बहुत ही नया और हिम्मत वाला काम था। हालांकि फैंग युआन इसका एग्जीक्यूटिव था, उसका रोल सच में एक असिस्टेंट का ही था। गू रिफाइन करना मुश्किल था, एक इमॉर्टल गू रिफाइन करना और भी मुश्किल था। ये स्वर्ग चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल था। एक तुलना के लिए, एक चट्टान को एक रहस्यमय गू इमॉर्टल ने एक छोटी के किनारे तक धकेल दिया है। फैंग युआन बस उस आखिरी धक्का दे रहा है, आसानी से इस चट्टान को जमीन की तरफ उड़ाकर क्रैश कर रहा है, और वही सफलता होगी। स्विश स्विश स्विश। गुफा अब एक काले पानी के भंवर में बदल चुकी थी। भंवर घूमता रहा, एक अजीब सी आवाज निकाल रहा था। जल्द ही टावर की नोक दिखाई दी, फिर उसका शरीर और बेस। भंवर के अंदर से एक बिल्कुल नया छोटा टावर निकला, जिसके अंदर अनागिनत गू वॉर्म्स लग रहे थे। कमल है, इस टावर के आने से आखिरी कमी भी पूरी हो गई। अगर कोई हंगामे की वजह से यहां आ भी जाए तो उस कुछ नहीं मिलेगा। फैंग युआन ने आ भरते हुए तारीफ की। लेकिन हालांकि टावर बन गया था, इमॉर्टल गू अभी तक क्यों नहीं दिखा? फैंग युआन की निगाहें टीकी हुईं। उसने पाया कि छोटे टावर में एक तेज रोशनी झिलमिला रही थी। उसके दिल में उसके साथ एक कमजोर सा जुड़ाव महसूस हो रहा था। वो तुरंत समझ गया कि ये इमॉर्टल गू की शुरुआती स्टेज थी। वो इस जुड़ाव का इस्तेमाल करके इमॉर्टल गू को बाहर लाने ही वाला था कि अचानक ये तेज रोशनी एक बेजिस्म परछाई की तरह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ भाग निकली। क्या हुआ?
फैंग युआन के दिल में झटका लगा। ए फ्लैट तक, मिट्टी में रोशनी, 1 लाख फीट ऊंची चमके, आसमान में सोली तक तैरे, प्लम की खुशबू वाली बर्फ की तारीफ के 4 कदम पूरे हो चुके द फैंग युआन को नहीं पता था कि इस अचानक बदलाव से क्या हो रहा है। ही लू लैन ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को एक बार फिर से बनने के बाद खोल दिया। ये वाकई एक बड़ा कदम था। लॉजिक के हिसाब से मुझे बिल्डिंग में जाकर यूज चैलेंज करना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान यही करता। शुरुआती स्टेज का इमॉर्टल गूडोर कहीं उड़ गया था। फैंग युआन ने सेक्रेड पैलेस को हिचकी कहते हुए देखा। हालांकि वो बाहर था, उसने पहले ही तैयारियां कर ली थी। चाहे चांग ट्राइब हो या गे ट्राइब, वो यूज रियल टाइम इंफॉर्मेशन भेजे रहे थे। फैंग युआन जितना लंबा समय सेक्रेड पैलेस से दूर रहेगा, उतना ही ज्यादा शक यूएस पर होगा। अगर वो किसी स्टेज पर अटक गए और उन्हें वुल्फ किंग की ताकत की जरूरत पड़ी, तो कुछ लोग उस ढूंढने आ सकते हैं और इंफॉर्मेशन पहुंचने में वक्त लगता था। फैंग युआन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दुश्मन चांग बियाओ ने अनजाने में उसकी मदद की थी। इसी पाल टांग मियाओमिंग ने बड़े खतरे उठाए और राउंड को सफलतापूर्वक पार कर लिया, जिससे बिल्डिंग के अंदर खुशी की एक बड़ी लहर दौड़ गई। इमॉर्टल गू अभी भी सबसे जरूरी मामला था। फैंग युआन सिर्फ एक पाल के लिए हिचकिचाया और फिर अपना मन बना लिया, अपने पंख फैलाए और यूएस तेज रोशनी का पीछा करने लगा। ये तेज रोशनी एक कोकून जैसी थी, ये जमीन के साथ साथ एक अजीब स्पीड से सफर कर रही थी। पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिपे होने की वजह से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फैंग युआन हवा में उसका पीछा करता रहा, अपने निशान छुपाने की कोशिश करते हुए उसने भेड़ियों को पीछे छोड़ दिया, चुपके से सफर करने लगा। वक्त के साथ ये तेज रोशनी धीमी होती गई, लेकिन उसकी स्पीड बढ़ गई। हालांकि वो रैंक 5 पीक स्टेज पर था, उसकी स्पीड मॉर्टल रेल्म में सबसे तेज नहीं थी। गू का पीछा करना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने उस अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। आखिर में इसकी वजह यह थी कि शुरुआती स्टेज का इमॉर्टल गू सिर्फ फैंग युआन ने नहीं बनाया था। डिवाइन ट्रैवल गू रिफाइन करने के समय से अलग, इस बार फैंग युआन सिर्फ एक असिस्टेंट था। यह सब 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की स्वर्गीय शक्ति के उलट प्रवाह की वजह से था। वो एक मोर्टल था। इमॉर्टल गू से एक कनेक्शन हासिल कर पाना ही बहुत मेहनत से मिली एक बड़ी उपलब्धि थी। तेज रोशनी एक घाटी में घुसी और एक झरने में जाकर गायब हो गई। लेकिन यूएस कनेक्शन का इस्तेमाल करते हुए फैंग युआन महसूस कर सकता था कि शुरुआती स्टेज का इमॉर्टल गू अभी भी वहीं था। फैंग युआन झरने के पार गया, लेकिन एक चिकनी और गीली पहाड़ी चट्टान से टकरा गया। एकदम से पत्थर टूट गए और पानी हर तरफ छिटक गया। अजीब है, फैंग युआन उलझन में था। उसके दिल का कनेक्शन यूज बता रहा था कि तेज रोशनी इस पानी के अंदर है, लेकिन उसने पानी का रुख मोड़ दिया और इस झरने को भी बर्बाद कर दिया। फिर भी यूज इमॉर्टल गू का कोई सुराग नहीं मिला। क्या मेरी मेहनत बेकार गई? नहीं, यहां कोई बहुत बड़ा चक्कर है। वो ऊपर उड़ा और जमीन को आकर को देखा। ये छोटा सा झरना अब एक तालाब बन चुका था। ये बिल्कुल मामूली था। घाटी का कोई नाम नहीं था, ये कोई खास जगह नहीं थी। फैंग युआन ने अपनी निगाहें इस तालाब पर टिका दी। उसके दिल का कनेक्शन यूज बता रहा था कि शुरुआती स्टेज का इमॉर्टल गू अंदर ही था, लेकिन चाहे वो झरने के पार गया हो या पानी के बहाव को कंट्रोल किया हो, वो उस ढूंढ नहीं पाया। इस वक्त गू मास्टर के इन्वेस्टिगेटिव गू वॉर्म्स की परीक्षा होती है। फैंग युआन साफ तौर पर हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कई इन्वेस्टिगेटिव तरीके आजमाए। हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन में माहिर नहीं था। उसके पास वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड का कंट्रोल था और ट्रेजर येलो हेवन तक पहुंच थी। उसके पास रैंक 5 मॉर्टल गू की कमी नहीं थी। जब उसने 57वां 57th तरीका आजमाया, तब जाकर इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स पर काफी खर्च करने के बाद उस कुछ पता चला। उसने देखा कि तालाब में एक पवेलियन की परछाई थी। ये पानी में चांद के अक्स जैसा लग रहा था। वो पानी में घुसा, लेकिन पवेलियन में नहीं घुस पाया। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब वो सफल नहीं हुआ, तो फैंग युआन हौंफ गया। आखिरकार उसने एक झटके में इस पवेलियन को पहचान लिया। क्या ये वो खो चुका इमॉर्टल गू हाउस है, वाटर पवेलियन? इमॉर्टल गू अनोखे होते हैं, वैसे है इमॉर्टल गू हाउसेस भी। यह वाटर पवेलियन 88 ट्रू यांग बिल्डिंग से कमतर था। ये सिर्फ रैंक 7 का था, लेकिन इसकी बहुत शोहरत थी। ये गू इमॉर्टल शुइनी का सिग्नेचर मेथड था। शुइनी एक रैंक 8 गू इमॉर्टल थी, जिसने वाटरपाथ बनाया था। वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 टॉप सेक्ट्स में से एक स्पिरिट एफिनिटी हाउस की संस्थापक भी थी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की शान के विपरीत वाटर पवेलियन खुद को पानी में छिपा सकता था, एक भ्रम जैसा बन जाता था। ये बहुत ही रहस्यमय था। ये धाराओं के साथ चल सकता था या कोहरे और धुंध में छिप सकता था, आसमान में उड़ सकता था।
ये एक बर्फ की चट्टान के कोने में भी छिप सकता था, जिससे इसका पता लगाना नामुमकिन हो जाता। पवेलियन में घुसने के टोकन के बिना वाटर पवेलियन रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भी दूर कर सकता था। लेकिन अभी इस पवेलियन का कोई मालिक नहीं था, इसके दरवाजे खुले थे। फैंग युआन पहले अंधेरे में था, लेकिन अब जब उस सच पता चल गया था, उसके पास अंदर घुसने का तरीका था। वाटर पवेलियन में घुसने के लिए मुझे पानी बनना पड़ेगा। एक किलर मूव है जिसे वाटर स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। कुछ और गू के साथ मैं एक वाटर स्पिरिट में बदल सकता हूं, मेरी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और मुझे इलाके का फायदा मिलेगा। फैंग युआन ने अपनी यादों में खोजा और एक तरीका ढूंढ लिया। लेकिन आखिर में हु इमॉर्टल लैंड स्पिरिट ने उसके लिए ट्रेजर येलो हेवन में एक रैंक 5 करंट चार्ज गू खरीद लिया। ये गू एक गू मास्टर को थोड़ी देर के लिए पानी की धार में बदलने और थोड़ी दूर तक चार्ज करने देता था। लेकिन ये गू वर्ल्ड में पुराना हो चुका था, क्योंकि जब गू मास्टर धार में बदलता था तो फायर पाथ गू वर्म के हमले से यूज भारी चोट लग सकती थी या वो मर भी सकता था। लेकिन फैंग युआन इस गू का इस्तेमाल लड़ने के लिए नहीं, बल्कि वाटर पवेलियन में घुसने के लिए कर रहा था। यह वाटर स्पिरिट में बदलने के किलर मूव से ज्यादा सुविधाजनक था। एक स्वूश के साथ फैंग युआन एक पानी की धार में बदल गया और वाटर पवेलियन की तरफ बढ़ गया। पवेलियन ना ज्यादा बड़ा था ना छोटा, इसमें 3 मंजिलें थीं। इसमें एक देहाती सा अंदाज था, क्योंकि इस्तेमाल किया गया मटेरियल बहुत पुराना था, जिसमें फर्नीचर और ड्राइंग्स थे। जैसे हाई फैंग युआन अंदर घुसा, उसने करंट चार्ज गू को रखा और तीसरी मंजिल पर चला गया। एक दरवाजा धकेलकर शुरुआती स्टेज के इमॉर्टल गू को ढूंढने लगा। उसने देखा कि ये शुरुआती स्टेज का इमॉर्टल गू अंगूठे के साइज के कोकून जैसा था। इस वक्त ये एक बड़े लाल कटोरे में था। ये कटोरा एक पानी के टैंक से भी बड़ा था, इसके किनारे टेढ़े मधेदर जैसे शार्क के दांत हों। अंदर कुछ नीला लिक्विड था जिससे ठंडक निकल रही थी। तो ये बात है, फैंग युआन तुरंत समझ गया। हालांकि 4 कदमों ने इमॉर्टल गू के शुरुआती स्टेज को रिफाइन करने दिया था, गू अभी भी पूरा नहीं था। उस और पालन पोषण और बढ़ने की जरूरत थी। रहस्यमय गू इमॉर्टल ने वाटर पवेलियन को यहां इसलिए रखा था ताकि शुरुआती स्टेज के इमॉर्टल गू को पालने पोसने के लिए एक अच्छी जगह मिल सके। बड़े लाल कटोरे पर कुछ शब्द लिखे थे। फैंग युआन ने उन्हें देखा और अपने ज्ञान के बावजूद वो उनका सिर्फ एक हिस्सा ही समझ पाया। ये इंकमन कैरेक्टर्स हैं। कहते हैं कि कियानकुन क्रिस्टल वॉल में बुक माउंटेन पर लिटरेचर वाटर के छींटों से इस दुनिया में पहले लिखित अक्षर बने थे। ये अक्षर बहुत पहले ही खो चुके थे। बुक माउंटेन से निकाले जाने के बाद इंकमैन भी उन्हें मुश्किल से हाय जानते थे। ट्रेजर येलो हेवन में गू इमॉर्टल्स के पास इंकमान लैंग्वेज के बारे में कुछ रिसर्च मटेरियल जरूर होगा। आखिरकार कई गू इमॉर्टल्स बुक माउंटेन में दिलचस्पी रखते हैं। वो कियानकुन क्रिस्टल वॉल को फिर से बनाने के लिए ग्रे व्हाइट स्टोन स्लैब की तलाश कर रहे हैं। फैंग युआन ने सोचा और तुरंत लिटिल हु इमॉर्टल से कांटेक्ट किया। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड की कीमत एक बार फिर सामने आई। इसने फैंग युआन जैसे मोर्टल को गू इमॉर्टल्स को हरेक में लाने जैसे कीमती रिसोर्स का इस्तेमाल करने दिया। कीमत भारी थी, लेकिन इंकमान लैंग्वेज के बारे में कुछ जानकारी एक्सचेंज करने के बाद फैंग युआन ने इस कटोरे पर लिखे शब्दों को वहीं पर समझ लिया। नतीजे ने फैंग युआन को हैरान और उत्साहित कर दिया। तो यह इनहेरिटेंस मो याओ ने बनाया था। यह मो याओ एक ब्रिलियंट इंसान थी, स्पिरिट एफिनिटी हाउस की 36वीं जनरेशन की फेरी। उसकी एक खास पहचान थी, वो एक इंकमान थी। लेकिन आखिर में उसने अपनी जाति की हदों को तोड़ दिया और एक रैंक 7 गू इमॉर्टल बन गई। उसने राइचस पथ में जबरदस्त योगदान दिया और अपने प्यार से 10,000 साल पहले एक बड़े डिमोनिक कैरेक्टर स्वॉर्ड डेमन बोकिंग को सुधार दिया। बोकिंग एक अकेला कल्टिवेटर था। उसकी शुरुआत मामूली थी, लेकिन उसका टैलेंट कमाल का था। उसने अकेले हाई स्वॉर्ड पाथ गू वॉर्म्स बनाए और 5 रीजन्स में बिना किसी रुकावट या किसी ऐसे के जो उसका मुकाबला कर सके घूमता रहा। वो इतिहास के सबसे शानदार रैंक 8 पीक स्टेज एक्सपर्ट्स में से एक था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ इतनी जबरदस्त थी कि आसमान हिला देती थी। उसके स्वॉर्ड पाथ गू वॉर्म्स नए और खास उनमें बहुत ताकत थी। यूज सूडो इमॉर्टल वेनरेबल, जिसने 5 रीजन्स को अपनी तलवार से चीर दिया। ये दुनिया वालों की खुशकिस्मती थी कि प्यार ने उस बदल दिया के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब था इस इंसान के पास जबरदस्त बैटल स्ट्रेंथ थी, हर युग के इमोर्टल और डेमन वेनरेबल से थोड़ी ही कम। शुक्र है प्यार की वजह से वो डिमोनिक से राइचस बन गया। ये इस दुनिया के सभी जीवों के लिए सच में एक खुशकिस्मती की बात थी। उस जमाने में बोकिंग रैंक 9 में आगे बढ़ने के लिए एक हॉट फेवरेट भी था, लेकिन आखिर में वो रैंक 9 तक पहुंचने की कोशिश में फेल हो गया और राख में बदल गया। उसकी पत्नी होने के नाते
मो याओ ने अपनी जान से उसका विरोध किया और आखिरकार उसके साथ ही मर गई। इतिहास में मो याओ एक सच्ची रिफाइनमेंट ग्रैंड मास्टर थी। कोई हैरानी नहीं, उस जमाने में जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने पत्नियां भारती की, दास सेंट्रल कॉन्टिनेंट सेक्स ने खूबसूरत फीमेल गू मास्टर्स दी। उनमें से स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने कई फीमेल गू इमॉर्टल्स को महलों में भेजा, इमॉर्टल वेनरेबल के लिए एक पेशकश के तौर पर। जिन पत्नियों ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का अनुग्रह प्राप्त किया, उनमें से कुछ स्पिरिट एफिनिटी हाउस से थी। एक अंदर की खबरी होने के नाते ये कोई हैरानी की बात नहीं थी कि सेक्रेड पैलेस और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बारे में उसकी समझ आम लोगों से कहीं ज्यादा थी। मो याओ स्पिरिट एफिनिटी हाउस की 36वीं जनरेशन की फेरी थी। उस स्वाभाविक रूप से स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने पूरी तरह से पाला पोसा था। उसके लिए 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के छुपे राज की जांच करना आसान था। यहां वाटर पवेलियन के आने की वजह भी ऐसे ही समझाई जा सकती है। इनकमान शब्दों में इस इमॉर्टल गू की जानकारी लिखी थी, कैलेमिटी बेकनिंग गू। चैप्टर 567, बहुत पहले से जिंदगी की समझ, डबल चैप्टर। फैंग युआन के होठों के कोने एक मुस्कान में मुड़ गए जब उसने कटोरे के किनारों पर लिखे इन टेक्स्ट को पढ़ा। यह कैलेमिटी बेकनिंग गू एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था, फैंग युआन के स्प्रिंग ऑटम सकाडा से एक रैंक ऊपर। इसकी काबिलियत बेहद अजीब थी, जो असल में अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस के मामले से जुड़ी थी। इन टेक्स्ट के बीच वाले हिस्से में इसकी काबिलियत को डिटेल में समझाया गया था। जब एक गू इमॉर्टल आफत से गुजरता है और विपत्ति को बुलाता है, तो कैलेमिटी बेकनिंग गू अर्थली कैलेमिटी और हेवनली ट्रिब्यूलेशन को उसके असली टारगेट से अलग करके अपनी तरफ खींच सकती थी। फैंग युआन का चेहरा अजीब हुए बिना न रह सका। ऐसा इमॉर्टल गू कौन इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा? अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस में कितनी भयानक और विनाशकारी ताकत थी, उसकी स्वर्गीय शक्ति कितनी डरावनी थी। अपने दिनों को दिल खोलकर जीने के बजाय कैलेमिटी बेकनिंग गू का इस्तेमाल करके इन अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को आकर्षित करना, क्या ये अपनी बर्बादी को दावत देना नहीं था? गू इमॉर्टल मो याओ ग्रैंड स्पिरिट एफिनिटी हाउस की 36वीं जनरेशन की फेरी थी। वो भला इस तरह का इमॉर्टल गू क्यों रिफाइन करेगी? इंक टेक्स्ट के आखिरी हिस्से ने इसका कारण बताया। पता चला कि वो सच में मौत को गले लगा रही थी। उस जमाने में जब वो और बो किंग गहरी मोहब्बत में थे, वो राइचस पाथ की एक मशहूर जोड़ी थे और उनकी कहानी की एक रोमांटिक दास्तां 5 रीजन्स में फैली हुई थी। स्वॉर्ड इमॉर्टल बो किंग के पास अनोखा टैलेंट था और पूरी दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। यूज सूडो इमॉर्टल वेनरेबल, जिसने 5 रीजन्स को अपनी तलवार से चीर दिया, ये दुनिया वालों की खुशकिस्मती थी कि प्यार ने उस बदल दिया के नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया में भी उसकी पूरी जिंदगी को देखते हुए उसके सामने सिर्फ एक हाई सुप्रीम गोल था, रैंक 9 तक पहुंचने का। हालांकि रैंक 9 की दीवार को चुनौती देना बेहद खतरनाक था, यहां तक कि महान स्वॉर्ड इमॉर्टल को भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पतली बर्फ पर चल रहा हो और उसके सफल होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा 15% थी। बो किंग की अभिलाषा ऊंची थी, उसने रैंक 9 की छोटी तक पहुंचने की कसम खाई थी। मो याओ ने यूज बहस में समझने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और इसलिए वो आंसुओं के साथ उसकी मदद करने की तैयारियां ही कर सकती थी। बो किंग ने अपनी इनहेरिटेंसेस सेटअप की और आने वाली घटनाओं के लिए इंतजाम किए। उसकी पहली कोशिश फेल हो गई। वो 70 सालों तक गहरी चोटों की हालत में रहा, पूरा वक्त बिस्तर पर पड़ा रहा और हिल भी नहीं सकता था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का सारा ख्याल मो याओ रखती थी। उसकी चोटें ठीक होने के बाद बो किंग ने एक बार फिर रैंक 9 तक पहुंचने की इच्छा जाहिर की। मो याओ इसकी मुश्किल का लेवल जानती थी, खास करके रैंक 9 तक पहुंचने की आखिरी परीक्षा के दौरान जब बेशुमार अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस उतरेंगी। बो किंग के पास भयानक बैटल स्ट्रेंथ हो सकती थी, लेकिन उसके पास परीक्षा से गुजरने के लिए आवश्यक टिकाव नहीं था। अपने पति की मदद करने के लिए उसने चुपके से अपने सेक्ट को धोखा दिया और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग एक इमॉर्टल वेनरेबल और कुशल लॉन्ग हेयर एंसेस्टर द्वारा बनाया गया मशहूर सेटअप था, दुनिया का नंबर 1 इमॉर्टल गू हाउस। मो याओ ने इस पर पहले से हाई रिसर्च शुरू कर दी थी और इससे काफी ज्ञान हासिल किया था, जिसने उसके ग्रैंडमास्टर रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट को गहरा करने में मदद की। वो शायद एक वेरिएंट ह्यूमन थी और उसके पास जायंट सुन का खून नहीं था, लेकिन स्पिरिट एफिनिटी हाउस ने जायंट सुन को उसके समय में उसकी पत्नियां बनने के लिए कई शानदार लड़कियां प्रदान की थी। उनमें से कई फीमेल गू इमॉर्टल्स ने जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का अनुग्रह प्राप्त किया था। इस तरह स्पिरिट एफिनिटी हाउस जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के कई राज हासिल करने में सफल रहा, जिसमें 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के बारे में विस्तार से जानकारी भी शामिल थी।
मो याओ इन रिसोर्सेज से 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के राज के बारे में जान सकी। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड नॉर्दर्न प्लेन्स के ठीक बीच में स्थित था। अंदर का स्पेस एक दुनिया जितना विशाल था और समय भी दिन और रात में बनता हुआ था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में सौभाग्य बेहद गहरा था, इसलिए हर निश्चित समय के अंतराल पर यह बेहद शक्तिशाली अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को आकर्षित करता था। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस बात पर विचार किया और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को सेटअप करते समय एक डाइवर्ट डिजास्टर गू रखा जो 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का एक महत्वपूर्ण बुनियादी पत्थर था। ये गू एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था और जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लकपात के सार में से एक था। यह इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को बाहरी दुनिया की तरफ मोड़ सकता था। इसके कारण अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस 10 साल की बर्फानी आफत में बदल गए जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स में फैल गई। इसके विपरीत जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस 10 साल की बर्फानी आफत का इस्तेमाल एक नियम स्थापित करने के लिए किया जिसने इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट की परंपरा को जन्म दिया। मो याओ ने इस पॉइंट में एक ऐसी कमी ढूंढ ली जो सख्ती से देखा जाए तो कमी नहीं थी। मूल रूप से इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के साथ सिम्बायोसिस में मौजूद था और इसलिए हर 10 साल में विशाल और शक्तिशाली अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस होते थे। इस समय इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड डाइवर्ट डिजास्टर गू के अनुसार एक छोटी सी दरार खोलता था ताकि अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को बाहर भेजा जा सके। इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल द्वारा सिर्फ मॉर्टल्स को अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति देने के लिए बनाया गया था और गू इमॉर्टल्स के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लेकिन जिस समय उस आफत को मोड़ना पड़ता था, इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में एक छुपी हुई दरार होती थी जिससे कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस एक बात की तरह बाहर निकलते थे और इस समय गू इमॉर्टल्स को अंदर आने से रोकने वाला सेटअप भी असर हो जाता था। मो याओ ने इस छोटी सी दरार का इस्तेमाल किया और अपनी जान जोखिम में डालकर कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस के खिलाफ जाकर इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड में घुस गई। उसने ब्लेस्ड लैंड के अंदर जांच करने में लगभग 10 साल बिताए और अनागिनत कठिनाइयों का सामना करने के बाद वो अपने ग्रैंड मास्टर रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट के जरिए महत्वपूर्ण नोट ढूंढने में सफल रही। ये दी क्यू एरिया का छोटा टावर था। इसके बाद उसने जायंट सुन की विल को जगने का खतरा उठाया और इस छोटे टावर को नष्ट कर दिया। स्वर्गीय शक्ति के उलट प्रवाह का इस्तेमाल करके डाइवर्ट डिजास्टर गू को महसूस किया और एक गुफा बनाई जो कैलेमिटी बेकनिंग गू को पैदा करेगी। इमॉर्टल गू के शुरुआती स्टेज को सफलतापूर्वक रिफाइन करने के बाद उसने इस बेनाम घाटी में इमॉर्टल गू हाउस वाटर पवेलियन को स्थापित किया। पवेलियन के अंदर मो याओ ने शुरुआती स्टेज के इमॉर्टल गू को पूरी तरह से उसके पूर्ण रूप में पाला और कैलेमिटी बेकनिंग गू को चुपके से बाहर ले आए जब ब्लेस्ड लैंड आफत को मोड़ रहा था। उसने किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए इन सभी व्यवस्थाओं को नष्ट नहीं किया। अगर बो किंग अपनी ब्रेक थ्रू में फिर से फेल हो जाता और कैलेमिटी बेकनिंग गू भी अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस में नष्ट हो जाता तो यूज कैलेमिटी बेकनिंग गू को रिफाइन करने के लिए फिर से ब्लेस्ड लैंड में घुसना पड़ता। लेकिन इसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। स्वॉर्ड इमॉर्टल बो किंग की रैंक 9 तक पहुंचने की दूसरी कोशिश पूरी तरह फेल हो गई और वो विशाल हेवनली ट्रिब्यूलेशंस द्वारा राख में बदल गया और मो याओ वो उसके साथ ही मर गई। तो ऐसी बात थी। रैंक 9 तक पहुंचने में कई कठिनाइयां और खतरे शामिल हैं। मो याओ ने ये इनहेरिटेंस पहले से ही चुपके से स्थापित किया था लेकिन इनहेरिटेंस की असली सामग्री को नहीं समझाया। ये इसलिए था क्योंकि ये कार्य सेक्ट को धोखा देना था। लेकिन उसने आखिर में सेक्ट के लिए पिछले सुराग छोड़ दिए थे। मेरी पिछली जिंदगी में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड के खिलाफ साजिश रची और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को अन सुरागों का इस्तेमाल करके नष्ट कर दिया जो उसने पीछे छोड़े थे। जब फैंग युआन ने अब याद किया तो उस तुरंत महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग से धुंध छत गई हो और हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिल गया हो। इंक टेक्स्ट के अंत में एक कविता छोड़ी गई थी, लंबा इमॉर्टल पाथ बाधाओं से भरा है, मुलाकातें दूर दराज जगहों पर होती हैं। बहुत वक्त गुजर गया, जज्बात और नफरत पहले ही बहुत लंबे समय तक चल चुके हैं। मेरे मालिक अमर होने की छोटी के बारे में सोचते हैं जबकि मैं उनकी सुरक्षा के बारे में सोचती हूं। जिंदगी और मौत अलग हैं, मैं अपने मालिक के सपनों को सहारा दूंगी। ये साफ तौर पर मो याओ का काम था। एक गू इमॉर्टल का रास्ता लंबा और कठिनाइयों से भरा है लेकिन मैं खुशकिस्मत थी कि मैं अपने मालिक से मिली। अनजाने में जज्बात और नफरत उलझ गए और मैं खुद को आज़ाद नहीं कर पाए। मालिक की नज़र इमॉर्टल पाथ की सीमा पर टिकी थी जबकि मेरी नज़र मेरे मालिक पर ही थी। रैंक 9 तक पहुंचने की कोशिश एक मौत के करीब की सिचुएशन थी। मैं उनसे जिंदगी और मौत से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं बस इतना कर सकती थी कि अपने तरीके से अपने मालिक के सपने को साकार करने में मदद करूं।
अपने प्यार की रक्षा के लिए बो किंग को एक गू इमोर्टल की चोटी तक पहुंचने में मदद करने के लिए मो याओ ने खुद को कुर्बान करने की तैयारी कर ली थी, कैलेमिटी बेकनिंग गू का इस्तेमाल करके अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को अपनी तरफ खींचने के लिए। एक अजीब औरत फैंग युआन ने आ भरी। हालांकि वो प्यार के लिए ऐसी कुर्बानी बिल्कुल नहीं करता, लेकिन इसने फैंग युआन को ऐसे इंसान को समझने से नहीं रोका। यहां तक कि इस मामले में उसकी समझ दूसरों से ज्यादा गहरी थी। इस दुनिया में रहने वाले इंसानों की इच्छाएं होती हैं, उनके जीवन में उनके लक्ष्य और मतलब होते हैं। मो याओ का लक्ष्य उसका प्रेमी था। फैंग युआन का लक्ष्य अनंत जीवन का पीछा करना था। अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग लक्ष्य और अलग अलग मतलब इस विशाल दुनिया में हर तरह के जीवन को गढ़ते हैं ताकि ऐसे हीरो बनाए जा सके जिनका अपना स्वतंत्र चरित्र हो। फैंग युआन की नज़र विशाल सुर्ख कटोरे के केंद्र पर पड़ी। ककून पहले हाई फैट चुका था और कैलेमिटी बेकनिंग गू पूरी तरह से बन चुका था। इसका आकार एक रेशम के कीड़े के कोकून जैसा था, जिसका शरीर ग्रे था और आकार एक छोटी उंगली जितना था। यह इस समय पानी में ऊपर नीचे हो रहा था। कैलेमिटी बेकनिंग गू एक सच्चा एएटीएम बलिदानी गू था और दूसरों के लिए खुद को त्यागने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये गू फैंग युआन के लिए बेकार लग रहा था, लेकिन असल में इसकी अभी भी एक बड़ी कीमत थी। सबसे पहले, ये एक इमॉर्टल गू था। भले ही वो इसका इस्तेमाल ना करे, वो इसे ट्रेजर येलो हेवन में भारी मात्रा में इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स के बदले एक्सचेंज कर सकता था। दूसरे, ये एक लकपात गू था जो अर्थली कैलामिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को आकर्षित कर सकता था। कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशंस शक्तिशाली द, लेकिन जब तक कोई मजबूत और कठोर हो, तब तक वो इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक अनोखे तरीके से इस्तेमाल कर सकता था। आखिर में, यह 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के एक बुनियादी पत्थर, डाइवर्ट डिजास्टर गू, की शक्ति उधार लेकर बना था। ये और डाइवर्ट डिजास्टर गू एक हाई सिक्के के दो पहलू कहे जा सकते थे। एक आफतों को आकर्षित करता था जबकि दूसरा आफत को मोड़ता था। यह कनेक्शन फैंग युआन के 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में प्लान्स के लिए बड़ी मदद प्रदान करेगा। लेकिन भले ही उसके दिल में इससे एक कनेक्शन था, फैंग युआन के इस गू को पूरी तरह से काबू में करने से पहले एक शर्त थी। मो याओ ने कटोरे के किनारे पर इंक टेक्स्ट में इसका विस्तार से जिक्र किया था। कैलेमिटी बेकनिंग गू को काबू में करने के लिए एक जरूरी शर्त थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो एक मोर्टल था या इमॉर्टल, लेकिन उनके पास आत्म बलिदान का दिल होना चाहिए। अगर उनके पास खुद को कुर्बान करने का दिल नहीं था और उन्होंने जबरदस्ती कैलेमिटी बेकनिंग गू को काबू में करने की कोशिश की, तो सबसे अच्छे केस में यह इमॉर्टल गू से एक बैकलैश का कारण बनेगा, और सबसे गंभीर मामले में इमॉर्टल गू खुद को नाश कर लेगा और गू मास्टर के जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। वाटर पवेलियन में फैंग युआन विशाल कटोरे के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आत्म बलिदान का दिल क्या उसके पास था? कैंस कैंस कैंस। टैंग मियाओमिंग ने अपने होठे पर एक रुमाल रखा। उसकी खूबसूरत भुहें दर्द से गहरी हो गईं। बड़ी बहन। टैंग ट्राइब के तीसरे युवा मालिक टैंग फैंग ने पास से एक दुख भरी आवाज में पुकारा। टैंग मियाओमिंग बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने हाथ हिलाकर टैंग फैंग को चिंता न करने का इशारा किया। टैंग फैंग ने रुमाल पर खून देखकर गहरी सांस ली। बड़ी बहन, आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? इस राउंड को पार करने में क्या भला है? पिताजी और बाकी लोग पहले ही गुजर चुके हैं। आप ही मेरी आखिरी रिश्तेदार बची हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? टैंग मियाओमिंग ने हल्के से टैंग फैंग के बालों को सहलाया। तीसरे भाई, तुम हमारे टैंग ट्राइब के ट्राइब लीडर हो। तुम्हारे अंदर एम्बिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे टैंग ट्राइब को इस इंपीरियल कोर्ट कॉन्टेस्ट में भारी नुकसान उठाना पड़ा है और दूसरे ट्राइब्स द्वारा लगभग निगल लिया गया था। ए फ्लैट, ये एक बहुत हाई नायाब मौका है। हमें 88 ट्रू यांग बिल्डिंग का इस्तेमाल करके अपने ट्राइब को फिर से समृद्ध बनाना है। टैंग फैंग ने बेपरवाही से मुंह बनाया। लेकिन बड़ी बहन, आपने राउंड को जबरदस्ती पार करने की कोशिश में गहरी चोटें खाई हैं। फायदा नुकसान की भरपाई नहीं करता। मैं इस वजह से बहुत परेशान रहा हूं और इन दिनों ट्राइब के मामलों को संभालने का मेरा कोई मन नहीं था। क्या? टैंग मियाओमिंग का चेहरा गंभीर हो गया और उसने टैंग फैंग को तीखी नजरों से घूरा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने यूज डांटा। ट्राइब लीडर टैंग फैंग, तुम पर एक भारी जिम्मेदारी है। तुम अभी भी एक बच्चे की तरह कैसे सोच सकते हो? ट्राइब को फिर से जिंदा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये एक ट्राइब का नेता होने का मतलब है। आज से मैं तुमसे इस तरह की शिकायत फिर कभी नहीं सुनना चाहती, समझे? बड़ी बहन, मुझसे गलती हो गई। टैंग फैंग तुरंत बिस्तर के किनारे से उठ खड़ा हुआ और एक शर्मिंदा चेहरे के साथ अपनी गलती मानने के लिए सर झुका लिया। उसकी बड़ी बहन ही थी जो बचपन से उस सबसे ज्यादा प्यार करती थी। टैंग मियाओमिंग की नजर धीरे धीरे नरम हो गई। उसने हल्की सी आह भरी। तीसरे भाई,
मैं तुम्हारी प्रकृति जानती हूँ। तुम्हें घूमना पसंद है और तुम इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हो, बिना किसी बंधन के जिंदगी जीना चाहते हो। लेकिन तुम हमारे परिवार के आखिरी आदमी हो, तुम्हें इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए बहादुर होना चाहिए। आज से तुम्हारी जिंदगी का मतलब ट्राइब को पुनर्जीवित करना होगा, समझे? बड़ी बहन सही कह रही हैं, मैं समझ गया। गुस्सा मत होइए बड़ी बहन, आप अभी भी जख्मी हैं। टैंग मियाओमिंग ने गंभीर लहजे में कहा। वापस आने के बाद लेस देन ग्रेटर दैन के चैप्टर 3 के पहले सेक्शन को 10 बार कॉपी करना। टैंग फैंग का दिल तुरंत गर्माहट से भर गया। बचपन से उसकी बड़ी बहन की सजा यूज किताबें कॉपी करवाना था। बड़ी बहन, आप आराम कीजिए, मैं अभी जाकर कॉपी करता हूं। लेस देन ग्रेटर दैन चैप्टर 3 पहला सेक्शन। रेंजू की दूसरी बेटी डेसोलेट एंशिएंट मून ने चेंग बाई पहाड़ पर चढ़ाई की और अपने पिता को जीवन और मृत्यु के दरवाजे से बचाने के लिए सक्सेस गू की तलाश की। लेकिन आखिरी मोड़ पर वो फेल हो गई और उसने अपना आपा खो दिया, एक बदसूरत और शक्तिशाली दानव बन गई। अपनी बेटी के बिना उस बचाने के लिए और उसका सबसे बड़ा बेटा वर्डेंट ग्रेट सन अभी भी लत और निराशा में डूबा हुआ रेंजू लुओपो घाटी में फंस गया था, जीवन में वापस नहीं लौट सकता था। लुओपो घाटी एक विशाल भूल भुलैया जैसी थी, इसके रास्ते मुद्दे हुए और घुमावदार थे। कभी कभी असीम व्याकुलता का कोहरा फैल जाता और आत्मा को ढीला कर देता, और कभी कभी लुओपो हवा जो एक चाकू की तरह तेज थी, चलती और आत्माओं को काट देती। रेंजू के पास अब एक आत्मिक शरीर था और वो व्याकुलता के कोहरे से बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ सकता था। उसकी आत्मा लुओपो हवा से कट गई, कमजोर और कमजोर होती गई, और स्थिति और भी खतरनाक हो गई। लुओपो हवा से कटे हुए आत्मा के टुकड़े धीरे धीरे एकत्रित होने लगे और एक युवा में बदल गए। इस तरह रेंजू के तीसरे बेटे का जन्म हुआ। वो नॉर्दर्न डार्क आइस सोल था। मेरे बेटे, तुम्हारे साथ के लिए शुक्रिया। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मेरे आखिरी दिनों में तुम्हारा साथ मिलना, पिता को अकेला महसूस नहीं करना पड़ा। रेंजू ने गहरी भावनाओं के साथ आ भरी। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल का चेहरा ठंडा था लेकिन दिल गर्म था, और भले ही वो ज्यादा नहीं बोलता था, वो रेंजू के प्रति बहुत आज्ञाकारी था। और जैसे ही उसने रेंजू को हर दिन कमजोर होते देखा, उसका मन भी भरी हो गया। उसने रेंजू को बचाने का फैसला किया। रेंजू ने उसकी दृढ़ता को महसूस किया, और खुशी और दर्द दोनों महसूस किए। चिंता मत करो मेरे बेटे, मैं तुम्हारे फिलियल दिल को जानता हूं। मैं अब समझ गया हूं कि जिंदगी और मौत को मजबूर नहीं किया जा सकता। इंसान आखिर में मर जाएंगे, ये हमारी किस्मत है। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने सिसकते हुए कहा, पिताजी, मैं जानता हूं आपकी बातें सही हैं। मैं ये भी जानता हूं कि मेरी कोशिशें बेकार जा सकती हैं। लेकिन आपको इस तरह कमजोर होते देखकर, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मेरे दिल को और भी ज्यादा दर्द होगा। मुझे आपके लिए कुछ करने दीजिए। रेंजू ने आ भरी और उस जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल विशाल लुओपो घाटी में भटकता रहा। वो यहीं पैदा हुआ था, इसलिए लुओपो हवा उसकी आत्मा को नहीं काट सकती थी और व्याकुलता का कोहरा उसकी दृष्टि को नहीं रोक सकता था। उसने बहुत ढूंढा लेकिन निकलने का रास्ता नहीं मिला। जैसे ही वो और भी निराश हो रहा था, उसकी मुलाकात एक गूवर्म से हुई। वाह वाह, सोचा नहीं था कि तुम मुझे ढूंढ लोगे। ये गू एक लेडीबग जैसा था जिसका शरीर गोल मटोल था, लेकिन ये बेहद फर्टीला था और नॉर्दर्न डार्क आइस सोल के शरीर के चारों तरफ चमक रहा था। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल की एक चमक उठी और उसने जिज्ञासा से पूछा, तुम कौन से गू हो? मुझे अनएक्सपेक्टेड कहते हैं, इस गू वर्म ने जवाब दिया। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल की नजर धीमी पड़ गई। तो तुम अनएक्सपेक्टेड गू हो, अफसोस कि तुम सक्सेस गू नहीं हो। अनएक्सपेक्टेड गू ने ताना मारा, नौजवान, मुझे कम मत समझो। मेरा सक्सेस गू के साथ प्यार नफरत का रिश्ता है। अपने आप में अनापेक्षित होने की ताकत बहुत शक्तिशाली है। क्या तुम जानते हो कि यहां तुम्हारी मुझसे मुलाकात क्या दर्शाती है? क्या? अनएक्सपेक्टेड गू ने अपने गोल मटोल शरीर को हिलाया और गर्व से कहा, यह कैसी जगह है? ये लुओपो घाटी है, एक मौत का क्षेत्र। तुम्हारा यहां होना मतलब है कि तुम पहले से ही मर चुके हो। लेकिन मुझसे मिलकर तुमने मौत में एक अनापेक्षित घटना का सामना किया है, वो है जिंदगी। मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें इंसानी दुनिया में ले जाऊंगा और तुम फिर से जीवित हो सकते हो। सच में? नॉर्दर्न डार्क आइस सोल खुश हो गया। क्या मैं अपने पिता को साथ ला सकता हूं? अनएक्सपेक्टेड गू ने सर हिलाया। तुम्हारी मुलाकात मुझसे हुई है, तुम्हारे पिता की नहीं, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें ले जा सकता हूं। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल बेहद निराश हो गया। उसने माना कर दिया, जब मैं अपने पिता को अपने साथ नहीं ले जा सकता तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने पिता के साथ उनके आखिरी पाल तक रहूंगा।
अनएक्सपेक्टेड गू जोर से हंसा और एक दबंग लहजे में बोला, जिंदगी में अनापेक्षित चीजें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं। नौजवान, तुम ही मेरे साथ आना ही होगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, अनएक्सपेक्टेड गू ने जबरदस्ती नॉर्दर्न डार्क आइस सोल को लिया और तुरंत जीवन और मृत्यु के दरवाजे से निकलकर इंसानी दुनिया में आ गया। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल को मांस का शरीर मिला और वो इस विशाल दुनिया में अकेले बेहद हैरान महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेड गू गायब हो गया। यूज अचानक याद आया कि रेंजू ने एक बार कहा था कि उसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम डेसोलेट एंशिएंट मून है। इसी पाल कॉग्निशन गू ने खुद आकर उस ढूंढा। नौजवान, शक मत करो, कॉग्निशन हमेशा से इंसानों का दोस्त रहा है। मैं यहां तुम्हारी मदद करने के लिए हूं। कॉग्निशन गू ने नॉर्दर्न डार्क आइस सोल को चेंगबाई पहाड़ के बारे में बताया और डेसोलेट एंशिएंट मून के बारे में भी विस्तार से बताया। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने पहले अपनी बड़ी बहन से मिलने का फैसला किया। जब उसने डेसोलेट एंशिएंट मून को देखा तो उसके आंसू दुख में बह निकले। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने डेसोलेट एंशिएंट मून से बात करने की कोशिश की, लेकिन डेसोलेट एंशिएंट मून, जो एक दानव में बदल चुकी थी, बार बार सवाल पूछती रही। ये कहाँ है? नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, ये इंसानी दुनिया है, यहाँ जीवित प्राणी घूम फिर सकते हैं। हमारे ऊपर आसमान है और हमारे पैरों के नीचे धरती है। वे कौन हूँ? डेसोलेट एंशिएंट मून ने फिर पूछा। तुम एक इंसान हो, रेंजू की दूसरी संतान, तुम्हारा नाम डेसोलेट एंशिएंट मून है। तुम मेरी बड़ी बहन हो। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने जवाब दिया। बड़ी बहन, जल्दी से जाग जाओ। हमारे पिता लुओपो घाटी में फंसे हुए हैं, मर रहे हैं, हमें उन्हें जल्द से जल्द जिंदा करना है। रेंजू, डेसोलेट एंशिएंट मून, जिंदा करना? दानव ने सर हिलाया, बेहद उलझन में। मुझे उस जिंदा क्यों करना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसानों को मरना नहीं चाहिए? मौत में क्या नुकसान है? इंसान क्यों जीते हैं? वे क्यों जीती हूं? इस बार नॉर्दर्न डार्क आइस सोल जवाब नहीं दे पाया। लोग क्यों जीते हैं? जब नॉर्दर्न डार्क आइस सोल इस सवाल पर सोच रहा था, बविल्डरमेंट गू चुपके से उसके पास आया, जिससे उसने अपने आसपास का एहसास खो दिया। इसके बाद लव गू और डिस्गाइज गू भी उसके पास आ गए। कॉग्निशन गू को उन्हें देखकर बड़ा सर दर्द हुआ। ये कई गू अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे और अक्सर एक साथ घूमते थे, यहां तक कि कॉग्निशन गू भी उनसे उलझना नहीं चाहता था। लाओ, क्या तुमने काफी लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है? तुम उन्हें जाने क्यों नहीं दे रहे हो? कॉग्निशन गू ने आ भरी। मुझसे तर्क करने की कोशिश मत करो, मैं बिल्कुल अतर्किक हूं। लव गू ने एक यूजीआर लहजे में कहा, दफा हो जाओ कॉग्निशन, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। कॉग्निशन गू मजबूरी में चला गया। एक और इंसान आ गया? हाँ, लव गू नॉर्दर्न डार्क आइस सोल को देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि उस खेलने के लिए एक और निशाना मिल गया था। वो और डिस्गाइज गू सागा भाई द, और वहीं पर उसने डिस्गाइज गू की शक्ति का इस्तेमाल करके कॉग्निशन गू का भेष धार लिया। नौजवान, तुम्हारी बड़ी बहन ने खुद को खो दिया है। अगर तुम उस बचाना चाहते हो तो तुम्हें मीनिंग गू ढूंढना होगा। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने होश संभाला और लव गू से बिना शक किए पूछा, मैं अनएक्सपेक्टेड गू से मिल चुका हूं, कृपया मुझे बताओ ये मीनिंग गू कहाँ है? मैं इसे कैसे ढूंढूं? लव गू ने यूज एक गंभीर लहजे में धोखा दिया। ओह इंसान, तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम सब इस दुनिया में क्यों जी रहे हो, इसका एक मतलब है। जब तक तुम मीनिंग गू ढूंढ लोगे, तुम्हारी बड़ी बहन जाग सकती है। जिस दिशा में मैं इशारा करूं, उस तरफ चलते रहो, आखिर में तुम्हें मीनिंग गू मिल जाएगा। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने शुक्रिया अदा किया और तुरंत निकल पड़ा। लाओ, बविल्डरमेंट और डिस्गाइज गू उसकी जाती हुई शक्ल को देखकर जोर से हंसे। इस दुनिया में भला मीनिंग गू कैसे हो सकता था? ऐसा कोई गू था ही नहीं, इसलिए नॉर्दर्न डार्क आइस सोल चाहे कितना भी ढूंढता, यूज वो नहीं मिलता। बेवकूफ, तुम लोगों को मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किसने कहा था? मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि प्यार की सजा कितनी भयानक हो सकती है। आज से हम उसका पीछा करेंगे और बारी बारी से उसके साथ खेलेंगे। लव गू के प्रस्ताव को दूसरे दो गू ने भी मंजूरी दे दी। इसके बाद तीनों गू ने बारी बारी से नॉर्दर्न डार्क आइस सोल के साथ चाले चली। उसने इतना कष्ट झेला कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इस नामौजूद मीनिंग गू को ढूंढने के लिए वो लगातार दृढ़ बना रहा। ऐसी हिम्मत ने कॉग्निशन गू को प्रभावित किया, और जब लव गू मौजूद नहीं था, कॉग्निशन गू ने नॉर्दर्न डार्क आइस सोल के पास जाकर उसकी मदद की। कॉग्निशन, तुम क्या कर रहे हो? हम बहुत मजे कर रहे थे। बविल्डरमेंट गू और डिस्गाइज गू कॉग्निशन से बेहद नाखुश थे। कॉग्निशन गू हंसा, मैं लव से डरता हूं, लेकिन तुम दोनों से नहीं डरता। नौजवान, मेरी शक्ति का इस्तेमाल करके होश में आओ।
नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने कॉग्निशन गू की शक्ति का इस्तेमाल करके सच्चाई को समझा। वो अब व्याकुल नहीं था और उसने भेस को पहचान लिया था। बविल्डरमेंट गू और डिस्गाइज गू हार मानकर ही जा सके। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने कॉग्निशन गू का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया कॉग्निशन गू, तुम्हारी वजह से मैंने बड़ी बहन को बचाने का एक तरीका सोच लिया है। वो क्या तरीका है? इस दुनिया में सच में कोई मीनिंग गू नहीं है, लेकिन मैं एक मीनिंग गू क्यों नहीं बना सकता? नॉर्दर्न डार्क आइस सोल ने विश्वास के साथ जवाब दिया। इंसान की जिंदगी का शायद कोई मतलब ना हो, लेकिन वो उसे एक मतलब दे सकते हैं। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल डेसोलेट एंशिएंट मून के पास वापस आया और खुद एक मीनिंग गू बनाकर यूज डेसोलेट एंशिएंट मून के सर में दबा दिया। मेरी जिंदगी का मतलब है सक्सेस गू ढूंढना और पिता को जिंदा करना। मैं समझ गई। डेसोलेट एंशिएंट मून की ईंट चमक उठी। जिंदगी का मतलब, हाँ। टैंग फैंग ने अपनी कलम नीचे रखी। रात बहुत हो चुकी थी। गरम चांदी जैसी रोशनी इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड की जमीन को ढके हुए थी। किताब को बार बार कॉपी करने के बाद वो गहराई से प्रभावित हुआ था। लोग इस दुनिया में जीते हुए व्याकुल महसूस करेंगे, लेकिन जब तक वो अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढ सकते हैं, वो अपनी दिशा ढूंढ लेंगे और हिम्मत से आगे बढ़ सकेंगे। साथ ही वो ये भी समझ जाएंगे कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते, और वो कुर्बानी से नहीं डरेंगे। बड़ी बहन का मुझे किताब कॉपी करवाने का इरादा यही होना चाहिए। उसने हल्के से खिड़की खोली और सुंदर और चमकदार सेक्रेट पैलेस को देखा। उसमें मौजूद तरह तरह के लोगों के बारे में सोचा, कुछ शक्तिशाली कुछ कमजोर। उसका मूड धीरे धीरे उठने लगा। हर इंसान की जिंदगी के कई मतलब होते हैं, और मेरी जिंदगी का मतलब है ट्राइब को समृद्धि की तरफ ले जाना। उसी समय वाटर पवेलियन में आत्म बलिदान का दिल, फैंग युआन के होठों के कोने एक ऊंची मुस्कान में मुड़ गए। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ विशाल कटोरे की तरफ बढ़ाया और सीधे कैलेमिटी बेकनिंग गू को उठा लिया। जैसे ही उसने उसकी ऑरा को सोखा, कैलेमिटी बेकनिंग गू का शरीर रोशनी से चमक उठा और जल्द हाईफैंग युआन की संपत्ति बन गया। पूरा प्रोसेस बेहद आसान था, जिसमें जरा भी कंपन या बैकलैश नहीं था। एक ट्रांसमाइग्रेटर की पहचान और अपनी पिछली जिंदगी के 500 सालों में हासिल किए अनुभव के साथ फैंग युआन पहले ही जीवन और मृत्यु को पार कर चुका था। पारिवारिक भावनाएं, दोस्ती और प्यार उसकी दिलचस्पी के विषय नहीं थे। सिर्फ अनंत जीवन, ये शानदार और अप्राप्य लक्ष्य, उसके जीवन की यात्रा को और भी रोचक बना सकता था। ये वो मतलब था जो उसने इस जीवन को दिया था। अनंत जीवन का पीछा करने का मतलब ये नहीं था कि वो मौत से डरता था या हार से डरता था। उसने शांति से मौत और हार को स्वीकार कर लिया था। चाहे अनंत जीवन मौजूद हो या ना हो, इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। लेकिन भले ही ये ना हो, तो क्या? फैंग युआन प्रोसेस का आनंद लेता था। अनंत जीवन का पीछा करने के प्रोसेस में उसने अपना मतलब ढूंढ लिया और महसूस किया कि यह जीवन काफी रोचक था। उसके शरीर की नीची वासना और इच्छाएं, प्यार और नफरत की संतुष्टि, वो इन सब से थक चुका था। सिर्फ अनंत जीवन ही उसके लक्ष्य के लायक था। नतीजे के तौर पर कुर्बानी के लिए जरूरी दृढ़ता, वो मेरे पास पहले से ही है। फैंग युआन की नजर अजीब तरह से चमकी जब वो अपने हाथ में रैंक 7 इमॉर्टल गू के साथ खेल रहा था। चैप्टर 568, मो याओ की इच्छा। फैंग युआन ने कैलेमिटी बेकनिंग गू को ध्यान से देखा। ये गू एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था और विशाल सुर्ख कटोरे में पालन पोषण के प्रोसेस से गुजरने के बाद ये पूरी तरह से बन चुका था। ये एक छोटी उंगली के आकार का था, पूरी तरह से ग्रे था और एक रेशम के कीड़े के कोकून की तरह बहुत नाजुक लग रहा था। जैसे हाईफैंग युआन उसके साथ खेलता रहा और कैलेमिटी बेकनिंग गू उसकी ऑरा को सोखता रहा, वो महसूस कर सकता था कि उसके दिमाग की गहराइयों में कैलेमिटी बेकनिंग गू के साथ उसका कनेक्शन और भी गहरा होता जा रहा है। फैंग युआन के दिल में लहरें उठने लगी। ये कहना झूठ होगा कि वो प्रभावित नहीं हुआ था। अपनी पिछली जिंदगी में उसने अनागिनत कठिनाइयों का सामना किया था और कई जिंदगियों को मारकर एक रैंक 6 स्प्रिंग ऑटम सकाडा रिफाइन किया था। और अब अपने पुनर्जन्म के फायदे के साथ वो अभी 100 साल का भी नहीं हुआ था, लेकिन उसने पहले हाई कैलेमिटी बेकनिंग गू हासिल कर लिया था जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा से एक रैंक ऊपर था। हालांकि कैलेमिटी बेकनिंग गू का इस्तेमाल बेहद अजीब था। अर्थली कैलेमिटीज और हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को आकर्षित करके खुद को कुर्बान करना। फैंग युआन को पूरा विश्वास था कि एक गू का इस्तेमाल गू मास्टर की अक्लमंदी पर निर्भर करता है। जैसे चेनसो गोल्डन सेंटिपीड, जिसका इस्तेमाल भविष्य में एक रैंक 4 मॉर्टल गू मास्टर चेनसो मैट डेमन द्वारा अलग तरह से किया जाएगा। तो फैंग युआन कैलेमिटी बेकनिंग गू के लिए नए इस्तेमाल क्यों नहीं बना सकता था? बाकी चीजों की बात ना भी करें तो सिर्फ कैलेमिटी बेकनिंग गू का अस्तित्व ये साबित करता है कि लेजेंड वाला लकपात सच में मौजूद है।
जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल पूरी जिंदगी बेहद किस्मत वाला था और ऐसी अफवाह थी कि इसका कारण ये था कि उसने अनोखे लकपात गू वॉर्म्स बनाए थे। लेकिन इस अफवाह के बारे में कभी कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। ए फ्लैट फैंग युआन के हाथ में कैलमिटी बेकनिंग गू था, एक लकपात गू, एक इमॉर्टल गू जिसे रिफाइनमेंट पाथ ग्रैंडमास्टर मो याओ ने 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के डाइवर्ट डिजास्टर गू के साथ इंटरेक्शन करके रिफाइन किया था। डाइवर्ट डिजास्टर गू और कैलमिटी बेकनिंग गू लकपात गू वॉर्म्स थे। कटोरे में लिखा इंक टेक्स्ट एक बहुत मजबूत ऐसे बूट था। मो याओ ने तो इंक टेक्स्ट में सीधे लिखा था कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल के लकपात गू वॉर्म्स दूसरे लोगों की अच्छी किस्मत चुराकर उस खुद पर ट्रांसफर कर सकते थे और अपनी बुरी किस्मत को भी ट्रांसफर कर सकते थे, दूसरों के लिए मुसीबत लाते हुए। एक पूरे पथ के तौर पर लकपात का भी एक व्यवस्थित ढांचा था जिसमें हमला, बचाव, गाती, उपचार और अन्य पहलू शामिल थे। बस इसका निशाना अमूर्त और निराकार किस्मत थी जो हर किसी के पास होती है। जब जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने लकपात का आविष्कार किया तो उसने इसे छिपाकर रखा और बिना कोई हंगामा किए बड़ा मुनाफा कमाया। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने बेशर्मी से किस्मत चुराई और उसकी मौत के साथ किस्मत का चोर आखिरकार खत्म हुआ। मो याओ ने अपनी भावनाएं टेक्स्ट में डाली। इस अजीब औरत में काफी हिम्मत थी एक इमॉर्टल वेनरेबल की इस तरह आलोचना करने की। उसने यहां तक अनुमान लगाया कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का लकपात इनहेरिटेंस 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के ट्रेजर रूम में होने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर मैं ये इनहेरिटेंस हासिल कर सकूं तो क्या मैं जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की सफलता को कॉपी कर सकता हूं? फैंग युआन का दिल जोश से धड़क उठा। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कैलमिटी बेकनिंग गू को विशाल सुर्ख कटोरे में वापस रख दिया। हालांकि कैलमिटी बेकनिंग गू पूरी तरह से बन चुका था, फैंग युआन यूज रिफाइन नहीं कर सकता था। उनके बीच का कनेक्शन हद तक गहरा हो चुका था, लेकिन उसके सच में कैलमिटी बेकनिंग गू का मालिक बनने से पहले अभी भी एक फासला था। फैंग युआन अभी भी एक मॉर्टल था और उसके पास यूज रिफाइन करने के लिए इमॉर्टल एसेंस नहीं था। यह सिचुएशन यूएस समय से अलग थी जब उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू रिफाइन किया था। थ्री किंग्स ब्लेस्ड लैंड में वो लैंड स्पिरिट की मदद से फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू रिफाइन कर पाया था, वो आगे रहकर रिफाइन कर रहा था। इसलिए जब फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल गू पैदा हुआ वो उसका गू बन गया। लेकिन वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था और अगर लैंड स्पिरिट की मदद ना होती तो फैंग युआन हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड तक सफर नहीं कर पाता। कैलमिटी बेकनिंग गू को रिफाइन करने का पूरा प्रोसेस, हालांकि 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की स्वर्गीय शक्ति के उलट प्रवाह के जरिए किया गया था, फैंग युआन ज्यादा से ज्यादा एक सहायक था। ये पहले से ही बेहद बड़ी बात थी ये सोचते हुए कि उसके पास एक लैंड स्पिरिट की मदद नहीं थी। मैं इसे तभी सच में रिफाइन कर सकता हूं जब मैं गू इमॉर्टल बन जाऊंगा। उससे पहले मैं इसे बस यहीं छोड़ सकता हूं। गू इमॉर्टल बनने से पहले कैलमिटी बेकनिंग गू को स्टोर करने के लिए कोई इमॉर्टल एपर्चर नहीं होगा। अगर इसे खुलेआम बाहर लाया गया तो इमॉर्टल गू की ऑरा फैल जाएगी जो यकीनन अनागिनत लालची लोगों को आकर्षित करेगी। फैंग युआन को ही लू लैन, ताई बाईयून शेंग और दूसरों की चिंता नहीं थी। उसके पास अब कई भेड़िया झुंड थे और उसका स्ट्रेंथ पाथ कल्टीवेशन भी काफी था। जिस चीज की उस चिंता थी वो थी 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की इच्छा। पहले इमॉर्टल गू अपनी शुरुआती अवस्था में था और उसकी ऑरा कमजोर थी, लेकिन अब ये रूप ले चुका था। इसलिए अगर इसे बाहर लाया गया तो यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की इच्छा को भड़का सकता था और उस जागा सकता था। फैंग युआन यह रिस्क लेने को तैयार नहीं था, खासकर जब उसका मुख्य प्लान अभी पूरा नहीं हुआ था। यूज छिपते रहना और इंतजार करना था। कौन सोचेगा कि इस बेनाम घाटी में एक रैंक 7 इमॉर्टल गू है? लेकिन अभी के लिए मुझे पहले इस वाटर पवेलियन का एक हिस्सा रिफाइन करना चाहिए, फिर यहां से निकलना चाहिए। फैंग युआन ने सोचा। वाटर पवेलियन एक मशहूर इमॉर्टल गू हाउस था। ऐसा लग रहा था कि फैंग युआन एक मॉर्टल होते हुए इसे रिफाइन करने की कोशिश करके खुद को हद से ज्यादा आंक रहा था, लेकिन ये कोशिश काफी हद तक संभव थी। यहां तक कि शक्तिशाली 88 ट्रू यांग बिल्डिंग में भी एक दरार थी जिससे फैंग युआन यूज गहराई से अध्ययन कर सका। जबकि वाटर पवेलियन अब एक बेमालिक वास्तु थी, इसका फायदा उठाना स्वाभाविक रूप से आसान था। लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए हमें गू हाउसेस की मूल प्रकृति के बारे में जानना होगा। एक गू हाउस क्या है? फैंग युआन की पिछली जिंदगी को छोड़ भी दे तो पुनर्जन्म के बाद ही उसने कई गू हाउसेस का सामना किया था। उनमें से सबसे आम 3 स्टार केव गू हाउस था। जब इसे इकट्ठा किया जाता था तो ये एक बीज में बदल जाता था। बीज बोने के बाद ये एक विशाल खोखले पेड़ में बदल जाता था जिसमें 3 मंजिलें होती थी। एक लिजर्ड हाउस गू था जो एक छिपकली जैसा दिखता था, अलग अलग रंगों का।
इसकी ऊंग खिड़कियां थी और इसका मुंह दरवाजा था। यह अपनी मर्जी से हिल सकता था। एक मशरूम फॉरेस्ट गू हाउस भी था जो बड़ी संख्या में मशरूम गू लगाकर बनाया जाता था। कई मशरूम हाउसेज मिलकर एक आंगन बनाते थे। ये सब मोर्टल गू, द 88 ट्रू यांग बिल्डिंग और वाटर पवेलियन जैसे इमोर्टल गू हाउसेज भी थे। आज तक के उनके विकास में बात करने के लिए बहुत ज्यादा जटिल गू हाउसेज हैं। लेकिन अगर कोई उनके मूल की जांच करे तो सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थापक 7 लुई गी भाई बहन थे। ये 7 पुराने प्राचीन काल के डेमोनिक गू मास्टर्स वो एक साथ पैदा हुए और जन्म से लेकर मृत्यु तक वो एक साथ ही रहते थे। वो बचाव में माहिर थी और उनमें से हर एक रैंक 5 पीक स्टेज गू मास्टर था। उनके पास अपनी शक्तियों को मिलाकर बनाया गया एक डिफेंसिव किलर मूव भी था जिसे टर्टल हाउस कहते थे। इस मूव पर भरोसा करके वो एक गू इमोर्टल के 3 हमलों से बचने में सफल रहे। इतिहास में 3 मूव्स पैक्ट नाम की एक कहानी स्थापित की और ये टर्टल हाउस गू मास्टर इतिहास का पहला गू हाउस था। इसलिए बुनियादी तौर पर गू हाउसेस 10 या उससे ज्यादा अलग अलग प्रकार के गू वॉर्म्स के संयोजन और ठोस रूप से बने किलर मूव्स थे। मशरूम फॉरेस्ट गू हाउस एक आदर्श उदाहरण था। ये बड़ी संख्या में मशरूम गू के एकत्रित होने से बना एक आंगन था। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग इसका सबसे बड़ा उदाहरण था, जिसमें बचाव, संग्रह, भंडारण और अन्य प्रभावों की क्षमता थी। ये अनागिनत छोटे टावरों से बना था। डाइवर्ट डिजास्टर गू इसके मुख्य बुनियादी पत्थरों में से एक था। इकट्ठा किए गए जंगली गू को कुर्बान करके इसने एक ऐसी शक्ति पैदा की जो मुख्य शरीर का निर्माण करती थी। एक व्हाइट बोन चैरियट भी था। उस समय प्राउड बोन डेमन लॉर्ड शेन जियाओ के पास अनोखा और चौंकाने वाला टैलेंट था। जब वो रैंक 6 गू इमॉर्टल बना तो उसके पास रैंक 6 गू की कमी थी। इसलिए उसने व्हाइट बोन चैरियट नाम का एक किलर मूव बनाया। व्हाइट बोन चैरियट कई रैंक 5 गू से बना था, जैसे व्हाइट बोन व्हील, और इसमें रैंक 6 गू के बराबर की शक्ति थी। यह व्हाइट बोन चैरियट असल में एक गू हाउस था। जहां तक 3 स्टार केव, लिजर्ड हाउस और लार्ज लिजर्ड हाउस की बात है, वो सब गू हाउसेस के सरल रूपों से विकसित शाखाएं थी। सामान्य गू हाउसेस कई गू वॉर्म्स के संयोजन से बनते थे। क्योंकि 3 स्टार केव और बाकी सिर्फ एक गू से बनते थे, इसलिए उनकी शक्ति काफी कम हो गई और वो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले गू हाउसेस बन गए। वाटर पवेलियन एक रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस था। इसका मतलब था कि इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए गू वॉर्म्स में से कम एक रैंक 7 इमॉर्टल गू था। मेरे मौजूदा लेवल के साथ मेन इमॉर्टल गू रिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन मोर्टल गू को रिफाइन करना अभी भी मुमकिन है। यहीं पर फैंग युआन का वाटर पवेलियन को रिफाइन करने का विश्वास टिका हुआ था। रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान ज्यादा मुश्किलें नहीं थी। वाटर पवेलियन स्पिरिट एफिनिटी हाउस के प्रतीकों में से एक था, जिसे यूएस समय फेरी मो याओ इस्तेमाल करती थी। मो याओ ने अपने प्यार के लिए सेक्ट को धोखा दिया और कैलेमिटी बेकनिंग गू को रिफाइन किया, खुद को कुर्बान कर दिया। यह इमॉर्टल गू हाउस इसलिए बेमालिक हो गया। इसलिए फैंग युआन के लिए वाटर पवेलियन एक छोटी सी सुंदरी की तरह था जिसने अपनी बाहें खोल रखी थी और वो उसके साथ खेलने के लिए आजाद था। अद्भुत! वाटर पवेलियन को जोड़ने में 3000 से कम गू वॉर्म्स इस्तेमाल नहीं हुए थे, और हर गू वर्म आपस में गहराई से जुदा हुआ था और उनके बीच एक हल्की सी गूंज थी। इसका को रैंक 7 वाटर हार्मनी गू था जो गू मास्टर को पूरी तरह से पानी में मिलने और छिपने देता था। जब तक पानी बुझ नहीं जाता वो मरेंगे नहीं। इसके अलावा दो सहायक इमॉर्टल गू भी थे, रैंक 6 मूवमेंट इमॉर्टल गू, वर्ल्डली वेव ट्रेस और विजडम पाथ इमॉर्टल गू, डिलाइट इन वाटर एंड माउंटेन। रिफाइनिंग का प्रोसेस असल में वाटर पवेलियन के बारे में उसकी समझ को गहरा करने का प्रोसेस था। एक इमॉर्टल गू को रिफाइन करना फैंग युआन की क्षमता से बहुत परे था, इसलिए इसे व्यर्थ में कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं थी। जिन पर वो हाथ डाल सकता था वो रैंक 1 और रैंक 2 मॉर्टल गू थे। फैंग युआन ने रिफाइनमेंट में 6 घंटे बिताए जब तक कि उसका सर न चकराने लगा। उसने 500 रैंक 1 और रैंक 2 मॉर्टल गू को पूरी तरह रिफाइन कर लिया। ए फ्लैट मेरे पास वाटर पवेलियन पर 10% कंट्रोल है। अगर कोई इसे ढूंढ भी लेता है तो ये 10% का अधिकार उन्हें थोड़ी देर के लिए रोक सकेगा। इतना समय मुझे अलर्ट होने और यहां समय पर पहुंचने के लिए काफी होगा। उसने 2 घंटे और रिफाइन किया और अपना कंट्रोल अधिकार 13% तक बढ़ा लिया। रिफाइनमेंट की कठिनाई बाद के स्टेजेस में बढ़ती रही। अफसोस, मेरे पास स्प्रिंग ऑटम सकाडा है जो एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है। मेन रिफाइनिंग प्रोसेस में मदद के लिए टाइम पाथ के इंस्टेंट सक्सेस गू और अन्य गू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना मेरी प्रगति सिर्फ इतनी नहीं होती। फैंग युआन ने अपना सर घूमता हुआ महसूस किया और जान गया कि वो अपनी सीमा तक पहुंच चुका है। उसके डू रैंक 5 पीक स्टेज एपेचेस में प्राइमेवल एसेंस भी लगभग खत्म हो चुका था।
लेकिन जैसे ही उसने पीछे हटने का सोचा, एक आकृति अचानक उसके दिमाग में प्रकट हुई। इतने लंबे समय के बाद आज आखिरकार में किस्मत वाले से मिली। एक हल्की सी आह के साथ एक पतली शरीर, चमकती काली ईंट और चेहरे पर नकाब डाले एक औरत की सुंदर आकृति फैंग युआन के दिमाग में प्रकट हुई। यह फेरी मो याओ की इच्छा है, ये मेरे दिमाग में कब घुसी? फैंग युआन अंदर से चौंक गया। इतना समय बीत गया था, मो याओ एक वेनरेबल नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपनी इच्छा छोड़ने में सक्षम थी। इससे पता चलता है कि यूएस समय उसके पास कितनी शक्तिशाली कल्टिवेशन थी। फैंग युआन ने असल में पहले से ही सावधानी बरती थी, लेकिन फेरी मो याओ के पास साफ तौर पर कुछ खास तरीके थे जिससे उसकी इच्छा चुपके से फैंग युआन के दिमाग में घुस गई। ऐसी क्षमता मामूली नहीं थी। मो याओ की इच्छा फैंग युआन के दिमाग में घुस चुकी थी। अगर वो उसके लिए बिना किसी संकोच के मुश्किलें पैदा करना चाहती, तो फैंग युआन को इसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते। फैंग युआन एक विजडम पाथ एक्सपर्ट नहीं था, सिर्फ विजडम पाथ गू मास्टर्स के पास ही इस तरह की इच्छा को काबू में करने की शक्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब लोग सोचते हैं, तो उनके विचार पहले उभरते हैं। ये विचार दिमाग में आपस में टकराते हैं और फिर बदलते हैं, एक नया विचार पैदा करते हैं। ये सोचने का प्रोसेस है। ए फ्लैट मो याओ की इच्छा फैंग युआन के दिमाग में घुस चुकी थी, जिसका मतलब था कि वो उसके सभी विचारों को साफ साफ सुन सकती थी। क्या होता अगर मो याओ की इच्छा को स्प्रिंग ऑटम सकाडा के बारे में पता चल जाता? डरने की जरूरत नहीं, किस्मत वाले, मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। मो याओ की इच्छा ने धीरे से पूछा। फैंग युआन को अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी कि वो क्या पूछने वाली है। उसने उस वहीं पर बो किंग की हार की सच्चाई के बारे में बता दिया। जब उसने ये दर्दनाक खबर सुनी, मो याओ की इच्छा टूटने की हद तक हिल गई। फैंग युआन अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, लेकिन उस निराश होना पड़ा क्योंकि मो याओ की इच्छा आखिर में अपना रूप बनाए रखने में सफल रही। उसकी रात जैसी काली ईड़ू आंसुओं से भरी हुई थी। फेरी मो याओ का चेहरा बेहद जटिल था, दुख था, लेकिन राहत भी थी। जैसे उसने अपनी कविता में कहा था, बहुत वक्त गुजर गया, जज्बात और नफरत पहले ही बहुत लंबे समय तक चल चुके हैं। उसका बो किंग के साथ प्यार और नफरत एक लंबी कहानी थी जो दिल को छूने वाली और गहराई से जुड़ी हुई थी। किस्मत वाले, जब तुम कैलेमिटी बेकनिंग को रिफाइन कर सकते हो और इस जगह को भी ढूंढ लिया है और वाटर पवेलियन को रिफाइन करना शुरू कर दिया है, तो तुम्हें पहले से ही एक मोटा मोटा अंदाजा होगा। जब वो मर ही चुका है, तो सब कुछ जाने दो। शायद यही जिंदा लोगों की किस्मत है। मो याओ की इच्छा रुकी और फिर बोली, मैं पहले हाई स्पिरिट एफिनिटी हाउस को निराश कर चुकी हूं। मेरी एकमात्र इच्छा एबिस वाटर पवेलियन को वापस करना है। मुआवज के तौर पर मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के रिफाइनमेंट पाथ की सारी समझ दूंगी। इसके अलावा मैं तुम्हें 88 ट्रू यांग बिल्डिंग की गुप्त जानकारी भी बताऊंगी। चैप्टर एंड।